नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम वनपाल वनरक्षक के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्सों के साथ में। इससे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक एक क्लास में संपूर्ण रिवीजन कर चुके हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। रिवीजन उनका एक बार बहुत ज़रूरी है। इस कारण आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास का कोई भी सवाल आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको इसको रिवीजन करना है, कम से कम 2 बार ज़रूर करना है, जिससे भी आप सारे सवालों को हल कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को पॉइंट बाय पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। जो यूरोपीय थे, जो भारत पर शासन करने के लिए आए थे, उनका क्रम क्या है? पहले कौन आए, बाद में कौन से आए? सबसे पहले आने वाले हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। सबसे लास्ट में आए हैं स्वीडिश। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। नेक्स्ट, सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ पर आया था? ये पश्चिमी तट पर आया था पश्चिमी तट पर आया था। वहाँ के राजा उस टाइम कौन थे? राजा जमोरिन। और राजा जमोरिन ने उनका खूब अच्छा स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोचीन में। कहाँ की? कोचीन में की थी। कब की थी? 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था जो भारत आया था। कब आया था? 1505 ईस्वी में। शांत जल की नीति, दैट मीन्स ब्लू वाटर पॉलिसी, ये किसने लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने लागू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। जो पुर्तगाली आए थे उनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। डच लोग भारत आए थे 1596 में। डच निवासी थे कहाँ के? नीदरलैंड, हॉलैंड के। पहला डच यात्री कौन था? यह था कार्नेलियन हाउटमैन। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? ब्रिटेन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मूसलीपट्टनम में। कब? 1605 में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ था। कैसे पतन हुआ था? डच और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। इसके बाद डचों की शक्ति समाप्त हो गई, डचों का राज्य समाप्त हो गया। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। किसकी अनुमति से की थी? जहांगीर की अनुमति से की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। कब लगाई थी? 1613 में लगाई थी। किसकी अनुमति से लगाई थी? जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज का नाम क्या है? भारत आने वाला प्रथम जहाज है रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई है 1668 में सूरत में, फ्रैंको कैरो द्वारा। फ्रैंको कैरो ने स्थापित की है, 1668 में की थी और सूरत में की थी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। पांडिचेरी की स्थापना की थी
1674 में, 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी। ये कहाँ का रहने वाला था? फ्रांसिस मार्टिन, ये फ्रांसीसी था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया था 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉर्ज चौरनॉक के द्वारा। कब की थी? 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्सलो पॉवेल की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्सलो पॉवेल की संधि से। ये कब हुआ था? ये 1746 से 48 के मध्य। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से। ये हुआ कब था द्वितीय कर्नाटक युद्ध? 1749 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। इन संधियों के नाम आपसे पूछ सकते हैं कि इस संधि का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इन संधियों को याद रखना है आपको। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से 63 के मध्य। हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। बांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था? बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो अंग्रेजों ने किसको हराया? फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया था 1761 ईस्वी में। 1761 में छीन लिया था। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी में हुआ था और 16वीं सदी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में उसका क्या नाम है? ननकाना साहिब। नानक जी के पिता का नाम क्या है? कल्याण चंद। नानक जी की माता का क्या नाम है? तृप्ता। संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है लंगर। तो संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। संगत यानी इकट्ठे होते हैं लोग, कहाँ इकट्ठे होते हैं? उसको धर्मशाला कहते हैं। पंगत यानी लंगर। पंगत यानी हम खाना खाते हैं ना पंगत लगा के, तो वहाँ खाना खिलाने को उनको क्या बोलते हैं? लंगर। तो इनकी शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक जी की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में, करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए थे गुरु अंगद। गुरुमुख लिपि के जनक हैं। गुरु अंगद ने ही गुरुमुख लिपि का इजाद किया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु। क्या नाम था? रामदास। आदि ग्रंथ की रचना की गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। श्री हरिमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं अमृतसर के अंदर, श्री हरिमंदिर साहब को बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। ये स्वर्ण मंदिर का नाम था पहले श्री हरिमंदिर। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साईं मियां मीर ने। किसने रखी? साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की गुरु हरगोविंद साहिब ने। हरगोविंद साहिब ने अकाल तख्त की स्थापना की। हिंद की चादर कहलाए, कौन से गुरु कहलाए हिंद की चादर? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने समाप्त की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ खत्म कर दिया और गुरु प्रथा जो थी ना कि गुरु एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा गुरु बनते जाएंगे, वो खत्म कर दिया। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। यानी सिखों में कुल कितने गुरु हुए हैं? 10। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था? यह हुआ 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र में।
जन्म कहाँ हुआ? पटना में 1666 में, और 1708 में मृत्यु हो गई महाराष्ट्र के अंदर। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्होंने गुरु की प्रथा खत्म करी, तो फिर इनको अगला अपने अपने बाद में अपना गुरु क्या बताया फिर कि आपके बाद जो गुरु रहेगा वो रहेगा गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने अपना गुरु बताया था गुरु ग्रंथ साहिब को, यानी एक ग्रंथ लिखा, उसमें सभी गुरुओं की शिक्षाएं थीं। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब रचा गया, जो बनाया गया, उसी को अगला गुरु परमानेंट माना गया। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को। शुक्रचर्या मिसल के मान सिंह के घर हुआ था ये। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? पुत्र खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप। जो सिख राज था उसका अंतिम राजा था दिलीप। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। रंजीत और अंग्रेजों के बीच हुई थी अमृतसर संधि। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। काल कोठरी, जिसको ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। उस टाइम किसका शासनकाल था? सिराजुद्दौला का। इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और उसमें से बहुत सारे मर गए, बस कुछ ही लोग बचे थे उसमें, इसलिए इसको ब्लैक होल या फिर काल कोठरी के नाम से इस घटना को जानते हैं। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। 1757 में एक युद्ध भी हुआ था। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। तो दस्तक प्रथा थी ना, उसको मीर कासिम ने समाप्त कर दिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा कुछ पेपरों में आता रहता है। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? 23 जून 1757 को। अंग्रेजी सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, वह हार गया था, और अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर ने इसके अंदर विश्वासघात किया, इसकी वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर है? प्लासी का मैदान ये बंगाल के अंतर्गत है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 में। जब सिराजुद्दौला मारा गया, तब मीर जाफर को अंग्रेजों ने उसकी गद्दी पर बैठाया। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। अंग्रेजों ने फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। और मीर कासिम सिराजुद्दौला का दामाद था। और मीर कासिम ने फिर बंगाल से राजधानी को कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। और अंग्रेजों के लिए जो पैसे देने थे, कर वगैरह देने थे, उन सबको बंद कर दिया। तो अंग्रेजों ने समझा इसको हटाना पड़ेगा, तो बक्सर का युद्ध हुआ। फिर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच हुआ था ये। अंग्रेजों एक तरफ अंग्रेज थे बक्सर के युद्ध में, और एक तरफ थे मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये दिल्ली का शासक था, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, इनके बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजी विजयी हुए थे। इन तीनों सेनाओं को हरा दिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजों को विजयी हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का जो युद्ध मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय, क्योंकि उन्होंने कासिम को हटाकर दोबारा मीर जाफर को बैठा दिया, तभी तो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो मीर कासिम ने इन तीनों को मिलाया, शुजाउद्दौला को, शाह आलम और मीर कासिम, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। क्योंकि मीर कासिम को हटाकर दोबारा से किसको बैठा दिया? मीर जाफर को, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त को।
12 अगस्त 1765 को हुई थी। शाह आलम सेकंड और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। ये संधियां इंपॉर्टेंट हैं कुछ। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम सेकंड और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी भी अंग्रेजों के लिए दे दी। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानगी किस संधि के तहत अंग्रेजों के लिए प्राप्त हुई, वो थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में की गई थी और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी प्रथम, उसके द्वारा लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक द्वैध शासन की शुरुआत की गई। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर था, इसको याद रखना है। भारत का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये सारी चीजें। पिंडारियों को दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी कहां पर? 1781 में की थी कलकत्ता में। भारत के अंदर प्रथम मदरसा कहां खोला गया? कलकत्ता के अंदर। किसने खोला? वारेन हेस्टिंग्स ने। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? माना जाता है कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता रहता है। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। और भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। ये विधेयक कब आया था? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन कहते हैं। ये विधेयक आया था 1883 ईस्वी में। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन। मानव या नर बलि प्रथा को रोक लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने। मानवों की जो बलि दी जाती थी उस पर रोक लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजाराम मोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा का अंत किया था 1829 में राजाराम मोहन राय के सहयोग से। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक था 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र कौन था? उसका उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही अच्छा शासक था। टीपू सुल्तान शासक था कहां का? मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 को। 4 मई 1799 को हुई थी। और 1799 से ही एक राजस्थान में जयपुर में एक इमारत का निर्माण किया गया था। बता सकता है आप में से कोई? वो है हवा महल का निर्माण। प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब? प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? यह था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहते हैं, यानी मैसूर का शेर है, शेर ए मैसूर। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 ईस्वी में कर्नल रीड
एवं थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने। कहां पर स्टार्ट की थी? तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में। और स्थायी या स्तंभरारी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में की थी। सूर्यास्त कानून संबंध है स्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून संबंध है स्थायी बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा। सहायक संधि पद्धति शुरू की थी लॉर्ड बेरेजली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम थे। सहायक संधि को स्वीकार की थी सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने। कब की थी? 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद ही था। दूसरा राज्य था मैसूर। मैसूर ए शेर किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को। अवध ने सहायक संधि स्वीकार की थी 1801 में। अवध ने कब की? 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का सेनापति राज्य लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज राज्य में विलय हो गया था अवध का। इसका कारण क्या था? कुशासन का कारण बताया था अंग्रेजों ने कि शासन करना नहीं आ रहा है, शासन गलत तरीके से हो रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड 1802 में। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव 1802 के अंदर। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में ही। अंग्रेजों का सिंध पर विजय किया था 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलनबरो के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित व लागू किया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब? 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था किसने? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो आया था, जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी हमारी, तब महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया था ब्रिटेन से, तो उसको पढ़कर सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही 1857 की क्रांति के टाइम पर गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? यही था। और उसने लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर पढ़ के सुनाया था इसको? ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पर पढ़ के सुनाया था? इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था 1858 में। कैसर हिंद उपाधि 1877 में। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। सुगाली की संधि कब हुई थी? 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी 1835 में। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर किया था। किसने किया था? लॉर्ड बेंटिंग के समय। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है किससे? शिक्षा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था ये, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1854 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। जो चार्ल्स वुड के जो डिस्पैच था, वुड की डिस्पैच को शिक्षा से संबंधित शैडलर आयोग नियुक्त किया था 1917 में।
भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया था पुर्तगालियों ने किया था प्रिंटिंग प्रेस। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉक को। भारतीय भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जो कि 1779 में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया था 1908 में। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में पारित किया था। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को। कहां से? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण मानते हैं कि जो राइफल्स थी सैनिकों के लिए दी थी, उससे अंग्रेजों के पास में हमारे इंडियन सैनिक भी थे। तो इंडियन सैनिकों में सभी लोग थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, सभी लोग थे। तो उनमें क्या चर्बी युक्त कारतूस उपयोग किया था। और ब्राह्मण अगर होते हैं तो वो चर्बी को यानी कि मांस को अपने मुंह से नहीं लगाते हैं। तो ये उनका एक कारण था। मंगल पांडे ने तभी 2 अफसरों को गोली मारी थी। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। 1856 में मंगल पांडे की घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को। कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। मंगल पांडे किस मतलब इन्फेंट्री में रहते थे? ये 34वीं इन्फेंट्री थी, 34वीं बटालियन थी सिपाहियों की। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? ये 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। 29 मार्च के बाद में यानी कि 29, 30 और 31, 2 और 8 यानी 10 दिन के अंदर में तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह कौन था? यह था बहादुर शाह जफर सेकंड। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का ये प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा है कि ये तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? बीडी सावरकर ने कहा है। अभिनव भारत का गठन किया था बीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत ने कब किया था? 1904 में किया था। कहां पर किया था? नासिक, महाराष्ट्र में। गुप्त सभा भी कहते हैं इसको। अभिनव भारत जो एक संस्था बनाई थी बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक, महाराष्ट्र में। गुप्त सभा थी ये। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, यानी 1857 का जो क्रांति थी उसको सैनिक विद्रोह किसने कहा है? ये कहा लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? ये डिजरैली ने दी है। किसने? डिजरैली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों या फिर ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा है? ये क्या है? रीज ने कहा है। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये इसकी संज्ञा दी गई। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र है। तो 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? ये कहा है आरसी मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था टी.आर. होम्स ने। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है
किसने कहा है? होम्स ने कहा है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह सेकंड ने। दिल्ली के अंतर्गत जब क्रांति की घटनाएं हो रही थी तो उसको कितने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह सेकंड था उस टाइम, राजस्थान के समय मुगल बादशाह था। इसका दमन किसने किया था? हडसन ने किया था। दिल्ली के अंदर किसने दबाई थी क्रांति को? हडसन ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया? बेगम हजरत महल ने। और लखनऊ में इस क्रांति को किसने दबाया था? कैंपबेल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब एवं तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने कानपुर में किया था। नाना साहेब का मूल नाम क्या है? यह है सब धोड़ूपंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। और इसका दमन किसने किया था झांसी के अंतर्गत? 1857 क्रांति का ह्यू रोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? ग्वालियर के अंतर्गत। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह जगदीशपुर। इसका नाम था जगदीशपुर, कुंवर सिंह ने। इसका दमन किया था बिहार में किसने दमन किया था? बी टेलर ने। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया पीर अली ने। दमन किया विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। और यहां पर दमन किया था जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि ऐसा था जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था। वो था मिर्जा गालिब। निवासी कहाँ का था? आगरे का। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? S.N. सेन। इन्होंने 1857 नाम से एक पुस्तक लिखी है। राज्य हड़प नीति लागू की थी डलहौजी ने। किसने लागू की थी? डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। एक तरफ कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, और एक तरफ था रूस। तो इन तीनों ने मिलकर किसको हराया? रूस को, क्रीमियन युद्ध में। ये कब हुआ था? 1854 से 56, यानी हमारी 1857 की क्रांति से जस्ट पूर्व। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध यह है क्रीमियन युद्ध से ही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये इंग्लैंड की निवासी एक लेडीज थी, महिला थी। 1856-57 में जब क्रीमियन युद्ध में जो लोग घायल हुए थे उनकी सेवा के लिए, उनकी देखभाल के लिए इस महिला ने अपना जीवन दिया। मतलब उनकी सेवा की, युद्ध में जो घायल होने वाले लोगों की। इसलिए इनको लेडी विद द लैंप कहा जाता है, क्योंकि ये लेडीज थी और ये लैंप को लेकर रात भर उन घायल लोगों को देखभाल करती थी। लैंप को ले जाकर कैंप में जा जाकर देखती थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। नील दर्पण पुस्तक के लेखकों ने दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। आनंद मठ जो उपन्यास है ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में अहोम जो विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में, यह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में। अहोम का संबंध कहाँ से? अहोम विद्रोह का असम से है। कोल विद्रोह हुआ था जो बौद्ध भगत थे ना, बौद्ध भक्तों के नेतृत्व में 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह। कूका विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1840 में। 1840 में कूका विद्रोह की शुरुआत हुई थी।
भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुई थी। एक था भगत जवाहरमल और एक था राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। किसने? सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का संबंध कहां से? पंजाब से। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, इसका संबंध उड़ीसा से है। मुंडा आदिवासियों का संबंध 1899 से 1900 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा नाम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, बिरसा मुंडा के नाम से। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह है, इसका भी संबंध किससे? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 18 नवंबर से 1875 में। 18 नवंबर 1875 में जन्म हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल में। मोपला विद्रोह का संबंध कहां से? केरल से, मालाबार क्षेत्र से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1874 में विलियम जोन्स ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 में। किसने किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था ये। और रद्द इसको कब कर दिया गया था? 1882 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध है, यानी कि प्रेस वाले अपनी लिमिट में बोलेंगे। और रद्द किया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, या फिर भारतीय राष्ट्रदूत का पैगंबर, या फिर भारतीय पुनर्जागरण के जनक, या फिर आधुनिक भारत का पिता, या फिर युगदूत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये सब किसके उपनाम है? राजाराम मोहन राय के। किसके उपनाम है? राजाराम मोहन राय के। आत्मीय सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय ने, आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? कोलकाता के अंदर। कब की थी? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त को 1828 में, 20 अगस्त 1828 को राजाराम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। ब्रह्म समाज जो है वह सबका एक ही मालिक होता है, एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित है। भारतीय या फिर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशवचंद्र सेन ने की थी। केशवचंद्र सेन ने की थी। राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। राजाराम मोहन राय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहां पर है? इंग्लैंड के अंतर्गत। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ? बेलूर में। बेलूर कहां पर है? कोलकाता के अंदर। कोलकाता में बेलूर में की थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मानव की सेवा करोगे तो समझो ईश्वर की सेवा कर रहे हो। 1893 में शिकागो कहां पर है? अमेरिका में। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। वहां पर भारतीय एकमात्र गए थे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने। कहा? बंबई में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? शंकर। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज का नारा है।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश नाम से एक पुस्तक है, उसकी रचना की दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार, इंग्लिश में गो बैक टू वेदास, क्या लिखा हुआ है? गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? स्वामी स्वामी दयानंद को। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद को। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। दयानंद जी के गुरु कौन थे? बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 में। कहाँ चलाया था? अजमेर राजस्थान में। सॉरी, शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनकी दयानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ की थी? बंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हुई थी। शिवनारायण अग्निहोत्री ने की देव समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक था ईश्वर चंद विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 में। शारदा एक्ट। बाल विवाह अधिनियम पारित किया था 1872 में। बाल विवाह अधिनियम। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट ने की थी न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट ने कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई थी मद्रास में 1882 में। किस जगह पर? अडयार में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 के अंतर्गत। एनी बेसेंट जो है, इनका भारत आगमन कब हुआ था? 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विलियम डेरेजियो ने की। पेशे से कौन थी ये? विलियम डेरेजियो, ये थी शिक्षक थी ये। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विलियम डेरेजियो थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि। वहाबी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद वरेवली के नेतृत्व में हुआ था 1863 से 60 के बीच। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद खान था। सैयद अहमद खान। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में ब्रिटिश द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था 1874 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इनके ऊपर ताज नहीं था बट इनको
बादशाह मानते थे लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका क्या नाम है? भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम ने की थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, एओ हुम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये कहाँ की निवासी थी? स्कॉटलैंड की निवासी थी एओ हुम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? अध्यक्षता की डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इसके महासचिव बनाए थे पहले अधिवेशन के एओ हुम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। कब हुआ था? 1885 में। इसमें भाग लिए थे कितने लोगों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादाभाई नेहरू जी ने। जो संस्था बनाई थी उसका नाम कांग्रेस रखेंगे, ये नाम किसने दिया था? दादाभाई नेहरू जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने। किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कि दादाभाई नेहरू जी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया किसने दिया था? दादाभाई नेहरू जी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादाभाई नेहरू जी ने। इन दादाभाई नेहरू जी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था 1867 में। दादाभाई नेहरू जी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस पुणे एक हुए अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन में हुए थे। कांग्रेस दोबारा पुणे एक हुई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था और फिर कांग्रेस का पुणे एक हो गई लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसी अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। इसके अध्यक्ष, बांकीपुर कहाँ है? बिहार के अंदर। इसके अध्यक्ष सुने R.N. मधलोकर। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये किस अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 के में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था ये? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर भारतीय अशांति का जनक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब बने थे? 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन बनी थी 1925 में हुआ था ये। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन में। कब हुआ? 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 का। गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया
1929 में 1929 में लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था ये। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन या फिर एकमात्र अधिवेशन, गांव में बस केवल एक ही हुआ है और वो पहला है, मतलब वही पहला माना गया गांव में होने वाला पहला। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन 1937 के अंतर्गत। इसकी अध्यक्षता किसने की? नेहरू ने। फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर 39 में भी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। बट किस कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1939 में दोबारा जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस। फिर उनसे कुछ लोग नाराज थे, इसकी वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद में कौन बना था अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलकर यही हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसने की थी? जिन्ना ने। सॉरी, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। उस टाइम अध्यक्ष था जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या फिर जनक कौन है? चौधरी रहमत अली हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में 1943 के अंतर्गत। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिनदास द्वारा बंगाल में स्थापना की गई थी। समिति की स्थापना। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था, जो कि 1902 में पी मित्रा एवं पुलिनदास के द्वारा बंगाल में स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में पुनर्गठन किया गया था इसका। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की? लंदन में की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। किसकी हत्या? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी हुई थी 11 अगस्त 1908 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 के अंतर्गत 3 लोगों ने, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, कानपुर के अंदर। कहाँ पर? कानपुर में की थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत किसने लिखा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर के जेल में हुई थी। काकोरी षड्यंत्र मामले में इनके लिए जेल हुई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 27 काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुस्लिम मुठभेड़ के दौरान हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुस्लिम मुठभेड़ के दौरान। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास, भूख हड़ताल से जेल में ही मृत्यु हुई थी जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसने की थी?
लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। इन्होंने विदेश में एकमात्र महिला थी जिसने मतलब सबसे पहले विदेश की धरती पर भारतीय तिरंगा फहराया था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भीकाजी कामा 1907 के अंतर्गत स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था ये तिरंगा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये किसने कहा है? मोहम्मद इकबाल ने कहा है। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगीत, इसको किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई है। 19 जुलाई 1905 को बंग भंग की घोषणा हुई थी। बंग भंग के बाद क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था कि हमें ये बंग भंग नहीं कराना। बंगाल को बंग भंगा मतलब है बंगाल को दो भागों में बांटना। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और प्रभावी कब हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में प्रथम अध्यक्ष आगा खां के नेतृत्व में किया था। बंगाल विभाजन रद्द किया था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया? 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 में। कब घोषणा की गई? 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था। 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। दोनों अलग अलग हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। ये कहाँ है? मुंबई में, और ये इंडिया गेट दिल्ली में। ओके। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था 1921 में। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। किराए पर लिया था, जापानी जहाज था ये। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने की थी। कहाँ की थी? पुणे में। तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने की थी अड्यार में। अड्यार कहाँ है? मद्रास के अंतर्गत। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने गए थे ये। सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है इन्हीं के आगमन पर, प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। महात्मा गांधी के लिए केसर हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी? ये दी गई थी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपनी उस युद्ध में भेजने के लिए किसको मनाया? गांधी को। क्योंकि गांधी से कहकर उन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए आज़ादी दे देंगे जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो गांधी के कहने पर हमारे भारतीय सैनिक उस युद्ध में लड़ने के लिए गए, तो इसलिए उन्होंने हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने गांधी के लिए दी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे बनाया था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में
डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में की थी, फिनिक्स आश्रम। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी है महात्मा गांधी को। भर्ती करने वाला सर्वेंट कहलाए कौन? गांधी जी कहलाए भर्ती करने वाला सर्वेंट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ कहा था? रंगून रेडियो से। रंगून में रेडियो से बोला था कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है? गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपावत सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी और चंपारण का जो सत्याग्रह चल रहा था उसके दौरान दी गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया गया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यह किस लिए किया था? नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रणाली का मतलब है कि अंग्रेजों के द्वारा दबाव बनाया गया था किसानों के ऊपर कि वो 3/20 भाग में नील की खेती करें, और नील की खेती से क्या है, ज़मीन खराब हो जाती है। तो इसके लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। तिनकठिया प्रथा क्या थी? ये थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था रामकुमार शुक्ल ने। इनके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे बिहार में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को कहा गया है। किसको कहा गया? रॉलेट एक्ट को 1919 में आया था ये रॉलेट एक्ट। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजन किया गया था। यह किसके उसमें किया गया था? यह सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। यानी कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, तो उनके विरोध में ये सभा की गई थी, शांति सभा थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। उस समय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। हंसराज नामक भारतीय था, उसने सहयोग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। किसने की थी? ऊधम सिंह ने। कहाँ पर? लंदन में की थी। जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग कांड की जो जांच की थी उसके लिए एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम था हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या फिर सर की उपाधि लौटा दी थी। कब लौटाई? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके दौरान, उसके विरोध में ये उपाधि लौटा दी थी अपनी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की। गांधी जी की आत्मकथा क्या है? सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग। प्रथम बार प्रकाशित हुई थी नवजीवन पत्रिका में। नवजीवन पत्रिका में हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा था? ये नेहरू जी ने कहा था। किस पर? गांधी की मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए ये भूख हड़ताल रखी थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चौरा चौरी की घटना हुई थी 5 फरवरी
1922 को, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। एक थाने में आग लगा दी थी भारतीयों ने, उसमें कुछ सैनिक जलकर मर गए थे। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, तब उन्होंने गुस्सा होकर सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में बनाई थी। आंदोलन के असफलता के बाद बनाई थी। देशबंधु कहा जाता है सी.आर. दास को, यानी चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु आया था ये। लाला लाजपत राय घायल हुए थे 1928 में, लाहौर में घायल हुए थे। साइमन कमीशन के खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, तो लाठी चार्ज में इनकी हालत घायल हो गई, मतलब घायल हो गए थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किस किस ने? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 की बात है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। किस केस में फांसी दी गई थी? इनके लिए दी गई थी लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र पर इनका केस लगाया था, तब इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? भगत सिंह का। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती से। 12 मार्च 1930 साबरमती से दांडी तक। जिला नौसारी गुजरात तक गई थी ये। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 सहयोगियों के साथ यह यात्रा शुरू की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ में। दांडी मार्च समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। शुरू कब हुई थी? 12 मार्च को, खत्म हुई 6 अप्रैल को। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़कर, गांधी जी ने अपने हाथ से नमक कानून बनाया। नमक पर कानून पर रोक लगी हुई थी, तो उसको तोड़कर, यानी वो कानून तोड़ दिया। कानून तोड़ने के बाद में ये अपनी यात्रा पूरी की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी के अध्यक्षता में, गांधी जी ने अध्यक्ष थे इसके। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गांधी ने 1932 के अंतर्गत। गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र है नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया 1933 में। यानी 3 समाचार पत्र निकाले गांधी जी ने, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। नेक्स्ट, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है किसको? जेम्स ऑगस्टन हिक्की को। भारत के अंतर्गत प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? 1931 में की थी। गफ्फार खां ने की थी। गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, यानी इनको लाल कुर्ती दल के नाम से भी जानते हैं, गफ्फार खां को। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके लिए होता है? दलित वर्गों के लिए होता है। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या सभा के प्रथम संस्थापक या अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी 1951 में।
कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने किया था। कब किया था? 1928 में। इसका नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी सरदार पटेल को? ये दी थी गांधी जी ने। सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। 1930 को लंदन में हुआ था, 12 नवंबर को। लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। लॉर्ड इरविन था उस टाइम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन था? जॉर्ज पंचम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में ही हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं, 30, 31 और 32। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि गया था। कौन? महात्मा गांधी। कांग्रेस की तरफ से जाने वाला एकमात्र व्यक्ति किस सम्मेलन में गया था? द्वितीय सम्मेलन में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। इंपोर्टेंट डेट है, याद रखना इनको। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्रिप्स मिशन को ही कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 को बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा की गई थी। गांधी जी ने इसके दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा, इसी समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चला गया 1942 में, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल वही है जिन्होंने गांधी को कहा है अर्धनग्न फकीर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में। किसके द्वारा? बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम एन रॉय ने की थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में लखनऊ में गठित की गई थी अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ उड़ीसा के कटक में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जन्म हुआ उड़ीसा के कटक में।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में, मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में, मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में 1943 में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस का। नारा क्या है? जय हिंद। क्या होना चाहिए? जय हिंद। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। इसमें पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था ये कैबिनेट मिशन 1946 में। 24 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी माउंटबेटन योजना के आधार पर, और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने। ये क्लीमेंट एटली कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था ये। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी। आधुनिक भारत का इतिहास आपका यहाँ कंप्लीट होता है, और इस आधुनिक भारत के इतिहास में से आपके 90% क्वेश्चन जो इतिहास के आएंगे वे इसमें से ही आ जाएंगे। आधुनिक इतिहास के जो भी क्वेश्चन आएंगे वे इन्हीं में से आ जाएंगे आपके। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।